अमृतपाल सिंह संधू। आजकल खबरों में ये नाम काफी सुर्खियों में है, काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है ये इंसान। और आखिर है कौन ये शख्स? आखिर इंडिया को अमृतपाल सिंह संधू से खतरा क्यों है? अगर मेरे खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर अगले 1 घंटे में वापस नहीं ली गई तो पंजाब में जो होगा उसकी जिम्मेदार पंजाब सरकार और सेंट्रल सरकार होगी। ये कहना था अमृतपाल सिंह संधू। अभी से कुछ दिनों पहले तक अमृतपाल सिंह संधू सिर्फ एक नॉर्मल पंजाबी लड़का था जो कि दुबई में रहता था और वहां अपने पापा के बिजनेस की देखभाल कर रहा था। इसने अपने बाल सब कटवा रखे थे और एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल आदमी की तरह अपना लाइफ जीता था। पर सडनली ये अचानक बहुत ही ज्यादा धार्मिक हो गया है और ये पंजाब वापस लौट चुका है और खालसा मूवमेंट का लीडर बन चुका है। अचानक इसने एक धार्मिक वेशभूषा धारण कर ली और अब ये खालसा मूवमेंट को लीड कर रहा है। अमृतपाल सिंह संधू ने 2022 में 2 गुरुद्वारा के ऊपर अटैक कर दिया था, ये कहते हुए कि ये गुरुद्वारा सिख के जो स्क्रिप्चर्स हैं, सिख रिलीजन के, सिखिज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं, इनको सही से फॉलो नहीं करते और इनको सिख होने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए उसने 2 गुरुद्वारा पे अटैक कर दिए। अमृतपाल सिंह संधू जनरली अपने फॉलोअर्स के साथ नजर आते हैं घूमते हुए, जिनके हाथ में आर्म्स होते हैं, उनके हाथ में लोडेड वेपन्स होते हैं। अब ये अ मैटर ऑफ कंसर्न क्यों है? पंजाब में पूरे इंडिया की सिर्फ 2% पॉपुलेशन रहती है और इस 2% पॉपुलेशन के पास है इंडिया की 10% लाइसेंस्ड गन्स। जी हाँ, 10% लाइसेंस्ड गन्स। मतलब हम इस बात का अनुमान भी नहीं लगा सकते, इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितनी सारी अनलाइसेंस्ड गन्स होंगी पंजाब के पास। अमृतपाल सिंह संधू और खालसा मूवमेंट, इन सब के बारे में बताने के पहले मैं आपको एक पीछे थोड़ा सा ले जाना चाहता हूँ। मैं आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना चाहता हूँ इस बात का, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि ये सब हो क्यों रहा है। औरंगजेब के रिलीजियस पॉलिसीज, औरंगजेब बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी हुआ करता था दूसरे रिलीजियंस के खिलाफ। नो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स अदर रिलीजियंस, बहुत ज़्यादा दिक्कत देता था दूसरे कम्युनिटीज़ को इंडिया के। जैसे औरंगजेब ने हिंदुओं को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से ट्रीट किया था, वैसे ही उसने बाकी सारे धर्मों को भी बुरी तरीके से ही ट्रीट किया था। जैसे उसने तीर्थ यात्रा पे टैक्स लगा दिए थे, वैसे ही उसने सिखों के भी बहुत सारे गुरुओं को मार दिया था। और इस चीज़ का बदला लेने के लिए फॉर्म की गई थी खालसा आर्मी। इस खालसा आर्मी का मेन मोटिव था कि औरंगजेब को मार के मुगल आर्मी को डिफीट करके वापस अपने एग्जिस्टेंस को प्रूव करना। एट लास्ट बंदा सिंह बहादुर के लीडरशिप में एक सिख आर्मी फॉर्म की गई, जिसे खालसा आर्मी के भी नाम से जाना जाता है। और इस खालसा आर्मी ने मुगल आर्मी पे अटैक कर दिया और ये जीत भी गए और इन लोगों ने सिरहिंद को कैप्चर कर लिया। खालसा आर्मी के सिरहिंद को कैप्चर करने के बाद उस जगह का नाम मुक्सिलपुर रख दिया गया और ठीक उसी वक्त इस प्रोवर्ब को यूज किया गया जिसे कहा जाता है राज करेगा खालसा। राज करेगा खालसा, इस प्रोवर्ब को आपने बहुत सारे पंजाबी गानों में सुना होगा। राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा, सुना होगा। और इसका मतलब है कि खालसा शुड रूल। ठीक इसके 600 साल बाद मुगल आर्मी ने वापस कैप्चर कर लिया सिरहिंद को और उन्होंने वापस से बहुत सारे जुल्म ढाए सिख कम्युनिटी के ऊपर। अब इस खालसा मूवमेंट या फिर इस खालसा के जो प्रिंसिपल्स थे, ये जो खालसा मूवमेंट था, ये फॉलो किया जाने लगा बहुत सारे सिखों के द्वारा। और इनका एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, इनका एक स्ट्रॉन्ग मानना है कि ये किसी और रूलर के द्वारा रूल नहीं किए जा सकते। ये उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है कि कोई और जो कि सिख ना हो, अ नॉन सिख कैन नॉट रूल देम। और इसीलिए वो सिर्फ एक सिख रूलर के द्वारा रूल किए जाना चाहते हैं। 1940s में जब लाहौर रेजोल्यूशन पास की गई, लाहौर रेजोल्यूशन डिमांड करती थी मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट स्टेट का। और उसी वक्त डॉक्टर वीर सिंह भट्टी जो कि एक सिख थे, इन्होंने भी डिमांड की एक सेपरेट स्टेट का जो कि सिखों के लिए होता है। खालसा बेसिकली एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है जो सिखों के लिए एक डिफरेंट स्टेट चाहती है और यही डिमांड की थी डॉक्टर वीर सिंह भट्टी ने। पर कांग्रेस के लीडर्स ने इस डिमांड को पूरी तरीके से ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि हमारा देश धर्म के आधार पर नहीं बटेगा। अब खालसा बेसिकली एक बफर कंट्री होने वाली थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसके अंदर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल के भी कुछ स्टेट्स
इंक्लूड किए जाने वाले थे, मतलब आधा, ऑलमोस्ट आधा इंडिया, जो कि कांग्रेस के लीडर्स के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं था। आखिर ये सेक्शन ऑफ 6 भारतीय सरकार से इतनी नाराज क्यों थी, ये क्यों इतने बिट्रेड फील कर रहे थे? इन्होंने 2 रीजंस दी इस चीज़ के बारे में। एक तो इन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा को एक ही कैपिटल शेयर करना पड़ता है, जो कि है चंडीगढ़, और इससे पंजाब खुश नहीं था। पिंजौर, करनाल और अंबाला, जो कि मेजरली पंजाबी स्पीकिंग स्टेट्स थे, इन्हें हरियाणा को क्यों दिया गया, ये पंजाब में आखिर शामिल क्यों नहीं हुए? ये 2 रीजंस लेकर हमेशा कुछ खालसा मूवमेंट के सपोर्टर्स हमेशा भारतीय सरकार से डिस्प्यूट में रहे, हमेशा भारतीय सरकार से क्वेश्चंस करते रहे, हमेशा भारतीय सरकार से नाराज रहे। और अब यहाँ एंट्री होती है जनरल सिंह भिंदरवाला। जनरल सिंह भिंदरवाला आखिर ये था कौन? जनरल सिंह भिंदरवाला एक्चुअली एक दमदमी तस्काल नाम के एक रिलीजियस ग्रुप या फिर ऑर्गेनाइजेशन का लीडर था, जो कि जिनका सिद्धांत था या फिर जिनका प्रिंसिपल या फिर जिनका मेन एम्स था कि ऑर्थोडॉक्स सिखिज्म को फैलाया जाए। रिलीजन का ऑर्थोडॉक्स फॉर्म यही होता है कि उनके स्क्रिप्चर्स को वर्ड टू वर्ड ठीक से फॉलो किया जाए, एग्जैक्टली वैसा फॉलो किया जाए जैसा कि लिखा हुआ है। आंखों में ये प्रचार करते हुए फिरते थे कि कैसे उन्हें अल्कोहलिज्म और पॉर्न एडिक्शन से दूर रहना चाहिए, और ये उनके यूथ को बिगाड़ रही है। उनको खालसा में वापस आ जाना चाहिए, उनको एक रिलीजियस और स्पिरिचुअल लाइफ को लीड करना चाहिए, उनको इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जनरल सिंह भिंदरवाला हिंदुओं की तरफ बहुत सारे हेट स्पीचेस दिया करता था और पंजाबियों को, सिखों को भड़काऊ इंस्टिगेटिंग स्पीचेस दिया करता था कि हर एक सिख को एटलीस्ट 32 हिंदूज को मार देना चाहिए ताकि वो खालसा को वापस ला पाए और वापस वो खालसा मूवमेंट को ज्वाइन कर पाए। सिखों को ये भी एडवाइस किया, उसने सिखों को ये भी ऑर्डर किया कि हर एक सिख को हथियार उठा लेने चाहिए और उनको हिंदुओं को असैसिनेट करना चालू कर देना चाहिए अगर उनको जल्द से जल्द खालसा वापस चाहिए तो। और ये सब करके जनरल सिंह भिंदरवाला आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को पास करवाना चाहता था। आखिरकार अकाली दल और जनरल सिंह भिंदरवाला दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़े धर्म युद्ध का घोषणा किया, जहां पर सिखों को हिंदुओं से लड़ना था। द सिख वेर सपोज टू फाइट विद द हिंदूज, और ये धर्म युद्ध चालू करने की वजह से हर जगह इंडिया में बहुत सारी जगहों पर सिख टेररिज्म चालू हो गई। हर जगह बॉम्बिंग होने लगे। पंजाब में जितने भी हिंदूज रहते थे उनको धमकाया जाता था, उनको मार दिया जाता था इस धर्म युद्ध के नाम पर। और बहुत दिनों तक जनरल सिंह भिंदरवाला को अरेस्ट करने की कोशिश की गई। इनफैक्ट जनरल सिंह भिंदरवाला वाज अरेस्टेड, बट ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस ही वाज रिलीज्ड। अरेस्ट के बाद टेररिज्म और बढ़ने लगी और ये धर्म युद्ध रुका नहीं, ये चलता रहा और बहुत सारी इनोसेंट जाने जा रही थी। इंडियन कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की कि कंडीशंस क्या है, इसे जाना जाए कैसे, कुछ भी करके कैसे उनकी बातें मानकर, उसकी डिमांड सुनकर, उससे बातें कर कैसे जनरल सिंह भिंदरवाला को उसके हाइड आउट से निकाला जाए। जनरल सिंह भिंदरवाला एक्चुअली सारे सिखों को भड़का कर खुद गोल्डन टेम्पल के पास जाकर छुप चुका था, पास के एरिया में कहीं जाकर छुप चुका था और वो अपने हाइड आउट से बाहर नहीं आता था कभी भी। जनरल सिंह भिंदरवाला वाज प्रोटेक्टेड बाय अ ह्यूज आर्मी ऑफ सिख्स, और ये चीज़ उसे किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट का उसे जाकर पकड़ना वाज अ ह्यूज टास्क, और ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि सब आर्म्स कैरी कर रहे थे और धर्म युद्ध ऐसे ही छिड़ा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही थी। और इसी वक्त एंटर्स द ऑपरेशन ब्लू स्टार। ब्लू स्टार एक ऑपरेशन था जहां पर इंडियन आर्मी वाज इंस्ट्रक्टेड टू फाइंड आउट जनरल सिंह भिंदरवाला एंड किल हिम और एनकाउंटर हिम। ऑपरेशन ब्लू स्टार के स्टार्ट होते ही लागू होने के बाद इंडियन आर्मी गोल्डन टेम्पल के आसपास के एरियाज में फैल गई और उन्होंने गोल्डन टेम्पल के अंदर घुसकर जनरल सिंह भिंदरवाला को असैसिनेट कर दिया। सरकार का ये कहना था कि उस ब्लू स्टार ऑपरेशन में कम से कम एट अप्रॉक्स 500 मिलिटेंट्स और उनमें कुछ इनोसेंट सिविलियंस भी मारे गए, बट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का ये भी कहना है कि 500 नहीं, 2 से 3 हज़ार मिलिटेंट्स और उनमें कुछ इनोसेंट सिख्स भी मारे गए। अब इस ऑपरेशन ने इंस्टिगेट कर दिया सिख्स को। सिखों का ये मानना था कि इंडियन आर्मी ने गुरुद्वारा में घुसकर उनके धर्म को अटैक किया है, उनके रिलीजियन को अटैक किया है। 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी को असैसिनेट कर दिया गया उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स के द्वारा। इसके बाद कुछ लोग यहाँ भी इंस्टिगेट हो गए, कुछ लोग यहाँ भी प्रवोक्ड हो गए और इन लोगों ने एक एंटी सिख मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे दिल्ली में हुए बहुत बड़े दंगे, जहाँ सिख और
बाकी लोगों के बीच में, बाकी रिलीजन्स के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध लग गया और उस युद्ध में शायद अप्रॉक्सीमेटली 7,000 से 8,000 सिख्स मारे गए। इंडियन आर्मी सक्सेसफुल रही खालिस्तानी मिलिटेंसी को इंडिया से खत्म करने में, पर खालिस्तानी ग्रुप्स अभी भी पाकिस्तान, उस पुराने समय में ये खालिस्तानी ग्रुप्स पाकिस्तान से ऑपरेट करते थे, बट इस नए एरा में, इस अभी के समय में यूके, यूएस और कनाडा जैसे जगहों पर ये खालिस्तानी ग्रुप्स फॉर्म होने लगे हैं, ये खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म होने लगी हैं, जहां पर ये लोकल माफियाज, गैंगस्टर्स और ड्रग डीलर्स को अपॉइंट करते हैं, अपने साथ जोड़ते हैं और पावर गेन कर रहे हैं। टेररिज्म फिर से काफी ज्यादा बढ़ने लगी। कई आरएसएस और हिंदुत्ववादी नेताओं को बाहर के देशों में मार दिया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के जो जनरल थे, जो कमांडिंग ऑफिसर्स थे, उनको भी असैसिनेट कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर को भी असैसिनेट कर दिया गया था इन खालिस्तानी ग्रुप्स के द्वारा। कुछ दिनों पहले एक बहुत सीरियस मुद्दा हो गया था, एक कंट्रोवर्शियल इशू हो गया था। इस फार्मर प्रोटेस्ट का भी फायदा उठाने की कोशिश की इन खालिस्तानी ग्रुप्स ने, ताकि ये फिर से सिखों को प्रवोक कर पाए और उनको इंस्टिगेट कर पाए कि वो खालसा को ज्वाइन करें। और अब उनका फायदा ये हुआ कि उनको अमृतपाल सिंह संधू, एक इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, वापस से अब वो बाहर से ऑपरेट करने की जगह अब वो आराम से अंदर से ऑपरेट कर सकते हैं। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ। ਆਉਣ, ਆ ਕੇ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਨ, ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਨੂੰ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਹੀ है। अमृतपाल सिंह संधू, जो कि अमृतसर का एक नॉर्मल नौजवान था, इंस्टाग्राम के थ्रू वो फार्मर प्रोटेस्ट को सपोर्ट करता था। दीप सिद्धू नाम के एक लीडर थे, वारिस दे पंजाब नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन के। वारिस दे पंजाब में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पंजाबी मुद्दों के बारे में बात करती है। दीप सिंह सिद्धू इसके ही एक लीडर थे। अचानक दीप सिंह सिद्धू के मौत के बाद अमृतपाल सिंह संधू को कुछ हो गया और वो वापस पंजाबी इश्यूज में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लगे और बहुत ज़्यादा बाहर से ही बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने लगे, जिसके वजह से शायद उन्हें पंजाब दे वारिस का हेड बना दिया गया। पंजाब दे वारिस के हेड बनने के बाद अमृतपाल सिंह संधू वापस लौटे इंडिया और अचानक बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस वेशभूषा धारण कर ली और उन्होंने अमृत महोत्सव को अमृत महोत्सव में पार्ट लिया, जिसके बाद वो ऑर्थोडॉक्स सिखिज्म को कहीं ना कहीं फॉलो करने लगे। यूथ को ये बताना चालू कर दिया कि कैसे वो अल्कोहलिज्म और पोर्नोग्राफी से दूर रह सकते हैं, जो कि ये पार्ट, जो कि एक अच्छी चीज़ है कि वो यूथ को सुधार रहे हैं एक जगह पर जहां वो उनको अल्कोहलिज्म और पोर्नोग्राफी से दूर रखना चाहते हैं, जिसके लिए पंजाब कहीं ना कहीं बदनाम हो चुकी थी पिछले कुछ सालों से। पर इसके अलावा वो जो कर रहे हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ है। दस्तरबंदी एक सेरेमनी होती है, दस्तरबंदी सेरेमनी कराई अमृतपाल सिंह संधू ने अपनी दस्तरबंदी सेरेमनी कराई। 4 दिनों बाद, अमृत ग्रहण करने के 4 दिन बाद उनकी दस्तरबंदी सेरेमनी हुई। वहाँ पर अचानक उनके जो फॉलोअर्स हैं वो कहते हैं अमृतपाल सिंह संधू ने एक दूसरा ही रूप ले लिया। अमृतपाल सिंह संधू के बिहेवियर में बहुत बड़ा एक चेंज आया। दस्तरबंदी सेरेमनी के बाद अचानक अमृतपाल सिंह संधू जर्नैल सिंह भिंद्रावाला की तरह बातें करने लगे, उनके आइडियाज़ को फॉलो करने लगे। एग्जैक्टली वो वही बातें करने लगे जो जर्नैल सिंह भिंद्रावाला करते थे। वो भी उनके प्रिंसिपल्स कि एक सिख शुड किल 32 हिंदूज एटलीस्ट, इस चीज़ को फॉलो करने लगे। वो भी खालिस्तान, एक सेपरेट स्टेट की डिमांड करने लगे और वो इन डिमांड्स को सपोर्ट करने लगे। वो यूथ को इन्फ्लुएंस करने लगे। वो कहने लगे कि इनको खालिस्तानी मूवमेंट फिर से ज्वाइन करना चाहिए विथ आर्म्स, और वो कहते हैं बिना वायलेंस के उन्हें कुछ नहीं मिल सकता, बिना वायलेंस के उन्हें फ्रीडम नहीं मिल सकता। अमृतपाल सिंह संधू फिर से जनरल सिंह भिंद्रावाला की तरह इंडियन गवर्नमेंट को थ्रेट्स देने लगे। इंदिरा गांधी ने की है सप्रेस करन दी, एमरजेंसियां लातियां, लोकां दी आवाज़ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕੱਲੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਵਾਪਰਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਰਿਪੀਟ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਤੇ वेलकम है उन्होंने। ये चीज़ फिर से एक थ्रेट बन रही है इंडिया के खिलाफ। इंडिया में कई सारे ग्रुप्स हैं जो भाषा और
अपने रिलीजन को लेकर बहुत ज़्यादा डिवाइड करती है लोगों को। भाषा को लेकर स्पेशली बहुत जगहों पर प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ ग्रुप्स हैं जो भाषा को लेकर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं और फिर यही ग्रुप्स ऐसा दिखाती हैं कि दूसरे लोग भाषा को लेकर या फिर रिलीजन को लेकर सेपरेट कर रहे हैं, जबकि एक्चुअली ये ग्रुप्स ब्रेन वॉश कर रही होती हैं। ये ग्रुप्स अपने इलाके में, अपने लोकेलिटी में या फिर अपने स्टेट में ऑपरेट कर रही होती हैं, अपने लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं कि दूसरे भाषा के लोगों या फिर दूसरे रिलीजन के लोगों को मारो पीटो भगाओ और खुद की एक सेपरेट आइडेंटिटी या फिर एक सेपरेट स्टेट या कंट्री ले लो। थ्रेट इंडिया, जो कि आज के दिन में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, आफ्टर बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, आफ्टर बीइंग द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, ये सारी चीज़ें इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट बनकर आ रही हैं। आपके ओपिनियन और आपके व्यूज़ क्या हैं इस थ्रेट के तरफ, या फिर आपके व्यूज़ क्या हैं इस पूरे टॉपिक के तरफ, ये मुझे बताएं। आप कमेंट्स में मिल जाएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि लोगों को पता चले कि इंडिया में एक्चुअली चल क्या रहा है और आप एक जागरूक नागरिक बने। तब तक के लिए मैं स्वागत तिवारी, ATV नेटवर्क।